अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत टाइम के बाद मैं अपने चैनल पर आई हूँ एक वीडियो लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने वीडियोस में कवर किए हैं, चाहे वो टूरिज्म हो या डेवलपमेंट हो या सोशल वेलफेयर। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुद्दे को टच करूंगी जिसपे पहले कभी किसी ने गौर नहीं फरमाया। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म है। चाहे पहले ज्यादा हुआ करता था बड़े पैमाने पर, आज ना के बराबर है, मगर टेररिज्म है। कितना है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे है इस पे कभी किसी ने गौर नहीं फरमाया। तो इसलिए आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी टॉपिक पर एक बुक लिखी है जो शायद हम सबको पढ़ने की जरूरत है। टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर। राइटर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अभिनव पांड्या। डॉक्टर अभिनव पांड्या ये उसानास फाउंडेशन के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। ये फॉर्मल एडवाइजर भी रहे हैं पूर्व कश्मीर के पूर्व गवर्नर के, उस समय पे जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। तो कश्मीर में इन्होंने काफी रिसर्च किया है, रहे हैं वहां पर। और जाहिर सी बात है, जो इनकी इंसाइट्स हैं टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, वो बहुत ऐसी चीजों का खुलासा करेंगे जिसके बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो इस किताब के बारे में अब हम बात करेंगे, और इनके फाउंडेशन के बारे में भी हम बात करेंगे जो एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर अभिनव जी। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। नमस्कार याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अभिनव जी, आप अपनी बुक के बारे में बताइए, टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर। ये टॉपिक आपने क्यों चुना? बहुत ही एक अच्छा सवाल किया आपने याना जी। एक्चुअली देखिए, हुआ ये कि मेरी जो कश्मीर की मिलिटेंसी के साथ एक रिसर्च जर्नी जो है, वो तकरीबन आज से 5-6 साल पहले शुरू हुई। वॉज 2017-18 की बात है, जब बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद साउथ कश्मीर में होम ग्रोन मिलिटेंसी पीक पर थी और रेडिकलाइजेशन भी पीक पर था। तो उन्हीं दिनों में हम्म। अपनी फर्स्ट बुक जो है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, जिसको पेंटागन ने बाद में पब्लिश किया, उसकी रिसर्च के लिए कश्मीर में गया हुआ था। और वहां पर मैंने एक चीज देखी कि ये जो हमारी जो अप्रोच थी अभी तक शुरुआत से लेकर के, मतलब 1990 या उससे पहले से लेकर के टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, वो मोस्टली काइनेटिक अप्रोच थी। काइनेटिक अप्रोच मींस सिक्योरिटी मेजर्स लेना, ग्राउंड एनकाउंटर्स ऑपरेशन जो करना, होते हैं। इंडिकेटर्स को जी। मारना, फोर्स मेजर्स, यस, बेसिकली कॉम्बैट फोर्स बेस्ड ऑपरेशन। एनकाउंटर्स ऑपरेशन, यस, इंटेलिजेंस हम्म। ड्रिवन ऑपरेशन। बट किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये जो टेररिज्म जो पूरा जो चल रहा है से उसमें जो तंजीमें हमें दिख रही हैं और जो मिलिटेंट्स हमें दिख रहे हैं, वो तो सिर्फ आइसबर्ग्स हैं, सामने सरफेस पर आने वाली चीजें। लेकिन उसके पीछे गहराई में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम रन कर रहा है, जो कि इस पूरी हम्म। इस मशीनरी को चलाता है। और उसमें टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसके अंदर मैंने देखा कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनका काम पॉलिटिकल इस्लामिज्म को प्रमोट करना था, सोसाइटी को लार्ज लेवल के ऊपर रेडिकलाइज करना था। और वो अपनी गतिविधियां चलाते थे ऑर्फनेजेस के थ्रू, स्कूल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यतीमों की बेवाओं की सेवा करना। जमात इस्लामी एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पाकिस्तान सपोर्ट। करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी पहली बुक का भी जिक्र कर दिया, रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर। तो उसमें तो आपने जिक्र किया होगा कि रेडिकलाइजेशन किस तरह होता है और कौन करता है, जैसे जिन तंजीमों का आपने जिक्र किया, इस वक्त जिन इदारों का आपने जिक्र किया। लेकिन आप अब ये बताइए कि इस बुक के द्वारा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स इस बुक के बारे में बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उस बुक को पढ़ें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। लेकिन ये शॉर्ट में ब्रीफली बता दीजिए कि इस बुक में जो है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कौन से इदारों को आपने मेंशन किया है, कि कहां से ये टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है और कहां से ये पहुंच रहा है कश्मीर के अंदर। जी। देखिए, टेरर फाइनेंसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले हमें इसके पीछे की एक जो फंडामेंटल फिलोसॉफी है उसको समझना पड़ेगा। फंडामेंटल फिलोसॉफी ये है कि कश्मीर जैसी सोसाइटी के अंदर, जो कि एक रिलेटिवली लिबरल और मॉडरेट किस्म को इस्लाम को मानने वाली थी, सूफी इस्लाम को मानने वाली सोसाइटी थी, ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर आपको लंबे समय तक मिलिटेंसी को सस्टेन करना है तो आपको एक नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, मिलिटेंसी का, रेडिकलाइजेशन का, एक्सट्रीमिज्म का और सेपरेटिज्म का। उसके लिए इन्होंने कई सारे इदारे खड़े किए, अब और कई सारी तंजीम्स खड़ी की। एक तो हमारे सामने ओपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। आजकल कई और नए ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, टीआरएफ हो गया, पीएफएफ हो गया, इस तरह के, और पहले भी आते रहे थे। एक तो इनके ऊपर खर्चे होते हैं, जिसके अंदर इनकी कैडर्स ट्रेनिंग वगैरह। उसके अलावा फिर ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, जो कि इनके पीछे का काम करते हैं, सोसाइटी को रेडिकलाइज करते हैं। वो एज ए लीगल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो एज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, और वहां पर अपना अपना एजेंडा जो सोसाइटी को रेडिकलाइज करना वहां करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत हम्म। कॉन्फ्रेंस एक प्योरली लीगल एंटिटी थी, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सेपरेटिज्म को चलाने का काम करती थी। और इसके अलावा जो इदारे थे उनके अंदर ये लोग सेपरेटिस्ट मीडिया एंटिटीज क्रिएट करते थे। और इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थे, और जिनके पास पैसा बाहर से आता था, वेस्टर्न कंट्रीज से आता था, जो डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा, मीरपुरी डायस्पोरा आपका जो यूरोप में सेटल्ड है, वहां से जो पैसे आते थे, वो सारे इन छोटी मोटी चैरिटीज के थ्रू चैनल होता था, राउट होता था। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत सारे इदारे हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स छोटी मोटी लेयर्ड, बड़ा चैरिटी से परतों में। इतना जमा हो जाता था अभिनव जी, आप ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी चैरिटी से इतना जमा हो जाता था कि मतलब एक पूरा नेक्सस इन्होंने खड़ा कर दिया, यस, इतना इनके पास जमा होता था जिससे ये यस, टेरर यस, फाइनेंसिंग करते थे, मतलब पत्थरबाजी यस, या वेपन्स खरीदना।
ये सब बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल। सारा कुछ जो इनका नेक्सस था, या फिर मिलिटेंट्स को छुपाना, उनकी फैमिलीज की देखभाल, ये सब कुछ, इतना पैसा इनके पास सिर्फ चैरिटी के थ्रू आता था या और भी यस तरीके थे? यस बिल्कुल। चैरिटी के थ्रू आता था। उसके अलावा पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, वो इनको फंड करती थी। बाहर विदेशों में डायस्पोरा से पैसा आता था, और ये कई तरीके से पैसा रेज करते थे। और मैं लेकिन ये इसमें अंदर इनफैक्ट कैसे आ आपसे जाता था? ये कश्मीर के अंदर अंदर आने कैसे? के हवाला के पैसा, ये पैसा हम्म, हवाला के थ्रू आता था जी। बाहर से जो पैसा आ हम्म, रहा है वो तो मोस्टली हवाला के थ्रू आता था। और हवाला के अंदर आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा, आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, उसके तार हम्म। यहाँ तक कि दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहां तक भी इसके तार जाके जुड़े थे। उनके ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसके अतिरिक्त ये पैसा जो है, ये लोग कश्मीर के अंदर ही कई तरह के सोर्सेज से पैसा रेज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, बड़ा यूनिक फीचर है जो कि आपको दुनिया की किसी और टेरर फाइनेंसिंग सिनेरियो में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। मेडिकल की सीट्स बेच करके पैसा रेज करते हैं। पाकिस्तान ने एक स्कीम चलाई, पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। उसमें यह था कि हम्म। जो मिलिटेंट्स मर जाते थे उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में हायर इंस्टीट्यूशंस में फ्री मेडिकल सीट्स देंगे। लेकिन ये धीरे धीरे ये चीज एक्सपैंड होती गई और एक प्रॉपर बिजनेस में बन गई। अब ऑर्डिनरी लोग बाशिंदे जो हैं कश्मीर के या कहीं भी, वो जाकर के बोलते थे कि भाई हुर्रियत के लीडर्स हो कि हमें पाकिस्तान में जाकर के एमबीबीएस करना है। एक एक लीडर को सीट्स अलॉट कर रखी थी, और उसकी फीस 8 लाख से लेकर के 25 लाख 30 लाख तक के बीच में रेंज करती थी, जैसी जिसकी कैपेसिटी। अब ये फीस कश्मीर में ये लोग रख लेते थे, और वो पाकिस्तान नहीं जाती थी, वो बढ़ जाती थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, हुर्रियत के बीच में, और जो तमाम तरह के जो इस मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म को चलाने वाले इदारे हैं उन सब के बीच में वो फीस बढ़ जाती थी। ये लोग जब पाकिस्तान जाते थे तो इनका खर्चे का ख्याल रख रखाव ऐसे ही अपने पैसे से। ये एक एग्जाम्पल है तो इसके लिए आपको पैसा बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पैसा अंदर ही आपने जनरेट किया और अंदर ही आ गया। तो आप कह रहे फिर हैं कि और इनका एक जो मेडिकल सीट्स स्टूडेंट्स के लिए होनी थी फ्री में, पाकिस्तान की तरफ से जो फरमान की गई थी, उनको बेचा जा रहा था। मतलब ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, यस इन्होंने मतलब इंडिया को यस भी यूज किया, एक तरह से पाकिस्तान को भी यूज किया, और वो जो यस वो यस सीट्स बेच के जो पैसे जनरेट हुए, फिर उससे उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग की, ये आप कह रहे हैं? यस। और काफी पैसा इन्होंने अपनी निजी करप्शन के लिए भी काम में लिया, उसमें से पैसा करप्शन गायब भी हुआ है काफी सारा पैसा। ये आप सेपरेटिस्ट लीडर्स देखें कश्मीर के, तो इन लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्होंने अपने मॉल्स बना लिए, उसमें से पैसे को एम्बेजल करके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, और वो एक डबल गेम खेल रहे थे। और उसके अलावा देखिए, और मतलब अगर आप मुझसे और डिटेल जानना चाहेंगे तो आई कैन मेंशन अ फ्यू मोर इंसिडेंट्स। एक और तरीका इनका बड़ा यूनिक जो था पैसा रेस करने का, वो था हज टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज। आप जाकर के अगर देखेंगे जेएंडके में, तो हर छोटी छोटी कस्बे के अंदर, मोहल्ले कस्बे में आपको बहुत सारी टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज। ये हम्म, कॉमन लोगों को हज और उमरा के लिए अरब वर्ल्ड में वहां पर भेजते थे। तो वहां जो ये फीस लेते थे उनसे, वो फीस हम्म, मिलिटेंसी में जाती थी, और जब ये जाते थे हज और उमरा करने, वहां पर इनका ख्याल ऐसे। और उनके प्रॉक्सीज, मतलब उनके जो लोग जो थे जिनके साथ उनकी सांठगांठ थी, वो इनका ख्याल रखते थे। और तो और वो लोग जब वापस आते थे तो उनके साथ भी जो परमिसिबल लिमिट में जितना सोना या पैसा दिया जा सकता है, वो एक एक को देकर के भेज दिया जाता था, और वो यहाँ पर आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, क्योंकि उसाना फाउंडेशन एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है, तो अगर आप ये चीजों को कनेक्ट करें, तो और अगर आप सोचें कि आज अगर इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करके एक तरह से पाकिस्तान को बैंकरप्ट करवा दिया, तो जो है ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी निकली फिर। जैसे कहते हैं ना और कि काफी सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, ये तो वही वाला किस्सा हो गया, विच इज क्योंकि पाकिस्तान का बैंकरप्ट होना जरूरी था, ताकि ऐसे जो फंडिंग है गलत कामों के लिए, जो फंडिंग भेजी जाती थी, वो किसी ना किसी तरह रुक जाए। और दूसरी चीज तो ये है कि हमारे 2019 के बाद जो लोगों ने महसूस भी किया कि बहुत ही एक शिकंजा बहुत ही टाइट कसा गया इसके ऊपर ना, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। मतलब इस तरह का काम, जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जैसे एनआईए है फॉर एग्जांपल, जिस तरह का काम उन्होंने 2019 की बात किया, मुझे नहीं लगता कि पहले इतना ये काबू कर पाए थे टेररिज्म फंडिंग को। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूंगा कि बेसिकली एनआईए का जो रोल 2016 के बाद से, मैं जितना इफेक्टिवली इन्होंने काम किया, जितना एक हरकत में आए हैं, अपनी एक्टिविटी दिखाई है, वो पहले नहीं थी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, और इससे जी, काफी हद तक चीजों पर क्रैकडाउन भी हुआ है। लेकिन इसके जी, साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी इन सारे केसेस में कन्विक्शन रेट्स बड़ी कम है, क्योंकि एक तो होता हाँ, है कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, कोई पैसा जी, अगर लंदन की किसी मॉस में जनरेट हुआ, वो कराची पहुंचा, हम्म, कराची से वो कश्मीर पहुंचा, तो उस लिंक को आपके लिए एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल। अब बड़ा मुश्किल मसलन होता है, एक और समझ से एग्जांपल, बात। हम्म। यस, कश्मीर तो के क्या अंदर सपोज जैसे कोई फंड टेरर क्या कोई आपको पैसा लगता लेकर है कि के, जी, क्या आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ने से कन्विक्शन रेट्स हाई हो सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग में मैं हेल्प हो सकती है? मतलब मैं किसको पढ़नी चाहिए ये बुक? मैं इतना कहूंगा कि इस बुक को पढ़ने से जो है, इनको जो टेरर फाइनेंसिंग का और जो टेररिज्म का जो पूरा जो नेक्सस है, जो इकोसिस्टम है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है इसमें, उनके क्या इंटरेस्ट है, उसके बारे में बड़ी एक गहन जानकारी मिलेगी, और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो उन्हें पता लगेगा कि इसकी कई सारी लेयर्स हैं, कई सारे चैनल्स हैं, इसके कई सारे रूट्स हैं। उन सब पर वो धीरे धीरे एक एक करके फोकस कर पाएंगे, जिससे कि इंटेलिजेंस की जो प्लानिंग है वो बेहतर होगी।
उनको हम्म। एसेट्स कल्टीवेट करने के अंदर और कहाँ फोकस करना है उसमें ज्यादा मदद मिलेगी। और उनको कई नई जानकारियां भी मिलेंगी, जैसे कि कई सारे एरियाज जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, सब वहां से भी हम्म। फंडिंग आ सकती है, ये उनको पता चलेगा। एक एग्जांपल, जैसे देखिए अभी तक हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के टेरर फंडिंग सिनेरियो में और टेररिज्म के अंदर ईरान भी एक्टिव है, टर्की भी एक्टिव है। और इन अब देखिए इनके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन ये किताब इनके बारे हम्म। में बात करती है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को, हमारे डिप्लोमेट्स को और काउंटर टेररिज्म में जो एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं उनको तो ये किताब अवश्य पढ़नी ही चाहिए। उसके अलावा जो कॉमन रीडर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं, स्पाई वॉर्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थिएटर कैसे होता है, उनको भी ये किताब बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी गई है, उनको पढ़ने में मजा आएगा और डेफिनेटली उनकी एक अंडरस्टैंडिंग शार्प होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि इनफैक्ट जो बॉलीवुड के अंदर जो काम करते हैं, जिससे जो इस तरह के एरियाज पर अगर मूवीज बनाते हैं, पर्टिकुलरली ऑन हम्म। सिक्योरिटी एंड स्पाई, उनको भी अगर कोई एक इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेसिस पर कोई अच्छी चीज बनानी है वैसे तो आई थिंक उनकी भी रिसर्च साउंड होनी चाहिए, जिसके लिए इस तरह की बुक्स एब्सोल्युटली। बड़ी कामयाब कर अभिनव सकती जी, हमने ऐसे भी सुना है कि आपकी बुक शायद एकेडमिक यूज में भी लाई जाएगी, एक टेक्स्ट बुक बनाई जाएगी काउंटर टेररिज्म रिसर्च के अंदर। तो ये कितना है। यस। सच है? क्योंकि इससे जो है आम लोगों को भी अगर आइडिया आ गई कि टेरर फाइनेंसिंग असल में कैसे होता है, क्योंकि देखिए टेरर फाइनेंसिंग सिर्फ कश्मीर बेस्ड नहीं है। यस। जो यस। टेररिज्म है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो टेररिज्म से अफेक्टेड है, पॉलिटिकल इस्लाम से अफेक्टेड है। इस्लाम को वेपनाइज किया गया है बहुत बुरी तरह से। तो ये एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी, एक सर्विस टू मुस्लिम्स भी है, क्योंकि उनकी हमारे रिलीजन के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया यस। जा रहा है, उसको दहशतगर्दी करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका खुलासा इस बुक के थ्रू हो सकता है। तो सिर्फ शौकीन ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो इनका जो ये नेक्सस है टेरर फाइनेंसिंग का, अगर हर कोई इसके बारे में अवेयर हो जाए तो इसको रोकने में ज्यादा आसानी होगी। डेफिनेटली इस बारे में आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि इस बुक को जो पब्लिश कर रहे हैं वो है राउटलेज टेलर एंड फ्रांसिस, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिशर्स हैं। ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज, जैसे ऑक्सफोर्ड है केम्ब्रिज है, उसी की लीग में आते हैं ये लोग। और इनकी बुक जनरली एकेडमिक वर्ल्ड में काफी चलती हैं। जो तो जैसे ये पब्लिश होगी वैसे ही ग्लोबल लाइब्रेरीज में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, वहां पर इसको एज रेफरेंस बुक, एज टेक्स्ट बुक इसको लोग यूज करेंगे, इसको रेफर करेंगे। तो वो तो एक होगा ही, बट एकेडमिक वर्ल्ड के अलावा भी अगर कॉमन रीडर्स और जो खासतौर से जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो काम कर रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं पर्टिकुलरली, जो यूएन वगैरह इन जगहों के ऊपर टेररिज्म के ऊपर, टेरर फाइनेंसिंग पर बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उनके लिए ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस किताब से मिलेंगी, एंड इट विल बी अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस।